गया था। ओके 3 तक हुआ था ना, ठीक है। अरे मैं तो रिकॉर्ड करने वाला था, ये स्टार्ट ही करने वाला था। ओके, तो इसमें हम लोग अब करने जा रहे हैं, 4th क्वेश्चन करेंगे अब। एक मिनट रुक जाओ, क्वेश्चन कॉपी कर रहा हूँ, क्वेश्चन कॉपी कर रहा हूँ। तो ये है क्वेश्चन, इसमें आपसे कहा जा रहा है कि which are the following pairs of linear equations are consistent और inconsistent। तो एक बार याद करते हैं consistent क्या था। consistent का मतलब था, याद करो, consistent का मतलब था solution अगर है ना, एज अ सॉल्यूशन, जब सॉल्यूशन होता था तो हम कहते थे कंसिस्टेंट है, और जब सॉल्यूशन नहीं होता था तो उस केस में हम कहते थे इनकंसिस्टेंट है। आप लोगों को याद हो अगर तो इसमें हमें कोएफिशिएंट्स को देख करके चेक करना है। तो जो फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर कंसिस्टेंट, इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली, अगर कंसिस्टेंट है तो उसको ग्राफ से सॉल्व भी करके बताओ। तो सबसे पहला देखो तो कंसिस्टेंट है क्या? यस सर। यस, बिकॉज इसमें अगर हम, यस सर। हाँ, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 है, और दूसरी इक्वेशन है 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। तो पहले तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, x प्लस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0, और दूसरा 2x प्लस 2y माइनस 10 इज इक्वल टू 0। और फिर ये x1 बाई एक्स, सॉरी a1 बाई a2। तो आप बेटा ध्यान से अगर देखोगे तो आपको a1 जो है वो दिखेगा 1, बिकॉज x का कोएफिशिएंट क्या है यहाँ पर 1 है। तो 1/2 हो जाएगा a1 बाई a2 की वैल्यू। ऐसे ही b1 बाई b2 की वैल्यू निकालेंगे तो वो भी 1/2 ही होगा, और c1 बाई c2 जो है वो -5/-10 होगा, जो कि अल्टीमेटली 1/2 ही आ जाएगा। सो a1 बाई a2, b1 बाई b2 और c1 बाई c2 जो रेशियोज हैं वो सब के सब बराबर हैं, 1/2 1/2 1/2 है। तो हम यहाँ से ये कह सकते हैं क्योंकि a1 बाई a2, b1 बाई b2 एंड c1 बाई c2 इक्वल है, तो देयरफॉर सिस्टम इज कंसिस्टेंट। ठीक है, यस सर। पेयर इज कंसिस्टेंट, पेयर ऑफ इक्वेशंस इज कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट है। अब इसका सॉल्यूशन भी निकालना है, क्योंकि क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि अगर कंसिस्टेंट है तो फिर इसका सॉल्यूशन भी निकाल के बताओ, ग्राफिकली सॉल्यूशन इनफैक्ट। तो ग्राफिकली सॉल्यूशन कैसे निकलता है आप लोगों को याद हो तो? सर एक्स और वाई की वैल्यू निकालते हैं, एक बार एक्स को 0 एक बार वाई को 0। बिल्कुल सही। तो ग्राफ पेपर आप लोगों के पास अगर नहीं है तो 1 मिनट वेट करो, मैं कॉपी कर रहा हूँ, ग्राफ पेपर ले लेता हूँ पहले। 1 मिनट, एक काम करते हैं, ये ग्राफ पेपर मैं कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। ये रहा ग्राफ पेपर, और इसको मैंने ये कॉपी कर दिया। ओके, और इस पे एक्स एक्सेस वाई एक्सेस ड्रॉ कर देते हैं, एक्स एक्सेस वाई एक्सेस ड्रॉ कर देते हैं। तो आप देख सकते हो कि आपके पास ये जो है ये कुछ इस तरीके का आ जाएगा। वैसे तो आपके पास रेडीमेड ग्राफ पेपर होगा तो उस पर करना ज़्यादा आसान होगा। अब बात करते हैं यहाँ पर इक्वेशंस की, बात कर लेते हैं। तो इक्वेशंस, दो जो इक्वेशंस है हमारे पास, तो ध्यान से देखो, तो ये है इक्वेशंस, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, और दूसरी इक्वेशन है 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। ओके, तो इसके लिए पहले तो एक इसके लिए टेबल बनाते हैं, पहले x और y की वैल्यू। x की वैल्यू 0 लेंगे तो y की वैल्यू कितनी मिलेगी? 5। और y की वैल्यू 0 लेंगे तो x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी? 5। तो 0,5, x की वैल्यू जब 0 है तो y की वैल्यू 5 है, तो 0,5 एक पॉइंट हो गया, और 5,0 दूसरा पॉइंट हो गया। जब
पहले एक्स कोऑर्डिनेट लिखा जाता है फिर वाई कोऑर्डिनेट लिखते हैं ना, इसीलिए 0,5 एंड 5,0 ये 2 पॉइंट्स आ गए। तो अगर आप थोड़ा सा ऑब्जर्व करो तो ये रहा 5, ठीक है, 1 2 3 4 5, ये रहा 5,0 और ये रहा 1 2 3 4 5, ये रहा 5,0, ठीक है, 0,5 सॉरी। तो ये 2 पॉइंट्स मिल गए। अब इनको इनसे लाइन ड्रॉ कर देना है हमें। तो जब बेटा लाइन ड्रॉ करेंगे तो कैसा होगा, इस तरीके का कुछ आपको ये दिखेगा, ठीक है। तो आप देख पा रहे होगे ये उतना परफेक्ट तो नहीं हो पाया, थोड़ा परफेक्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मेरी स्पीड थोड़ी कम है तो ऐसे कुछ इस तरीके का बनेगा। तो आप देख पा रहे होगे कि ये जो है ना, ये लाइन आ गया किसकी जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। ऐसे ही 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 0 को भी जो ड्रॉ करेंगे ना, तो इसमें भी देखो यही आएगा। जब x की वैल्यू 0 लोगे तो y की वैल्यू 5 आ जाएगी, और y की वैल्यू 0 लोगे तो x की वैल्यू 5 आ जाएगी। सो बेसिकली यही 2 पॉइंट्स है। तो इसको ड्रॉ करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ कि इसको ड्रॉ करने के लिए मैं कलर चेंज कर देता हूँ। तो कलर जब सॉरी, कलर चेंज नहीं हुआ, कलर चेंज नहीं हुआ, अब कलर चेंज हो गया, ठीक है। कलर चेंज कर देता हूं तो देखो कैसा होगा, ये 2 पॉइंट से पास करता हुआ एक लाइन, ऑब्वियसली इस तरीके का कुछ हो जाएगा। तो दोनों लाइन देख सकते हो आपको इंसाइड कर गया, क्योंकि एक जो है वो ब्लैक कलर से है, एक रेड कलर से है, लेकिन दोनों के दोनों जो है ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं दो अलग अलग लाइंस को, और दोनों कोइंसिडेंट लाइंस होंगे। सो आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। यस सर। यस सर। ठीक है, तो यही ग्राफिकली सॉल्यूशन है। ग्राफिकली क्या सॉल्यूशन आया, सॉल्यूशन क्या आया ग्राफिकली, कोई बताएगा मुझे ग्राफिकली क्या सॉल्यूशन आया? सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? सॉल्यूशन का मतलब एक्स और वाई की वैल्यूज। तो सॉल्यूशन क्या आया बेटा बताओ? 0,5 एंड 5,0। सही है, लेकिन दो ही सॉल्यूशन हुए, इसमें तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होंगे, ठीक है। इसमें हम कहेंगे यस सर। हाँ, इसमें 0,5 एंड 5,0 तो एक सॉल्यूशन है ही, दो सॉल्यूशंस तो है ही। इसके अलावा सॉल्यूशंस ये सारे पॉइंट्स हैं जो इनके ऊपर लाई कर रहे हैं, आप देख सब पा रहे होगे। इसके ऊपर तो अरबों खरबों पॉइंट्स हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं इसके ऊपर, है कि नहीं? ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स जो है ना सब सॉल्यूशन है, बल्कि यहाँ भी बाहर भी ये भी सब के एरो लगा हुआ है, तो एरो का मतलब ही होता है ये इनफाइनाइट तक जाएगा। और यहाँ भी एरो लगा हुआ है, ये भी एरो लगा हुआ है, तो इसका भी मतलब है इनफाइनाइट तक जाएगा। तो इसके ऊपर जितने भी जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो सब के सब सॉल्यूशन में काउंट होंगे। सेकंड नंबर, इनकंसिस्टेंट। सर इनकंसिस्टेंट। हाँ, a1/a2 यहाँ b1/b2 के इक्वल है। इसमें अगर हम a1/a2 की वैल्यू निकालेंगे तो वो हो जाएगा 1/3, और b1/b2 की जो वैल्यू निकालेंगे तो वो भी 1/3 ही होगा, लेकिन c1/c2 की वैल्यू जो है वो 1/2 आ जाएगा। और जब कभी भी a1/a2 b1/b2 आपस में तो इक्वल हो, बट c1/c2 के इक्वल ना हो, मतलब a1/a2 और b1/b2 बराबर हो एंड c1/c2 के बराबर ना हो, तो उसको हम कहते हैं इनकंसिस्टेंट, मतलब नो सॉल्यूशन, लाइंस पैरेलल लाइंस हो जाएंगे फिर। ओके, तो इस तरीके से ये आ गया आपका, ये आ गया आपका बेटा सॉल्यूशन, ठीक है। अब बात करते हैं थर्ड पार्ट की। थर्ड पार्ट बताओ क्या है, कंसिस्टेंट है या नहीं है? कंसिस्टेंट। सर कंसिस्टेंट। हाँ, a1/a2 की बात करें अगर यहाँ से, तो a1/a2 हो जाएगा 2/4, मतलब 1/2। और b1/b2 की बात करें तो वो -1/2 है, और c1/c2 की बात करें तो वो 6/4 हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल होकर के 3/2 आ जाएगा। तो यहाँ देखो ध्यान से कि a1/a2 और b1/b2 इक्वल नहीं है, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, तो कोई इश्यू ही नहीं है। अब वो c1/c2 कुछ भी हो, कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। तो यहाँ से हम कहेंगे यूनिक सॉल्यूशन होगा, लाइंस जो होंगे वो इस तरीके के इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगे, ठीक है। और इस केस में हम कहेंगे कंसिस्टेंट है, कंसिस्टेंट है। और कंसिस्टेंट अगर होगा तो फिर सॉल्यूशन भी होना चाहिए इन दोनों इक्वेशंस का,
है ना। कंसिस्टेंट अगर है तो इन दोनों इक्वेशंस का सॉल्यूशन भी होना चाहिए। तो ये मैंने गलती से जो इसको डिलीट कर दिया था ना, ये मैंने गलत किया था, गलती से डिलीट कर दिया था। ओके, तो अगर इसको फिर ड्रॉ करना है हमें तो कैसे ड्रॉ करेंगे बच्चों, तो आप देख सकते हो इस तरीके से। पहला तो पहला इक्वेशन तो है, पहला इक्वेशन है हमारे पास, ध्यान से देखो बेटा। तो 2x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0 है, कंसिस्टेंट है तो फिर हमें ग्राफिकली सॉल्व करना है, ठीक है जी। तो इसके लिए हम सॉल्व कर रहे हैं, x और y का टेबल बनाएंगे। एक बार x को 0 ले लेंगे, तो जब x को 0 आप इसमें रख दोगे इस इक्वेशन में बेटा, तो y की वैल्यू 6 आ जाएगी, और जब y की वैल्यू 0 रख दोगे तो x की वैल्यू 3 आ जाएगी। सो 0,6 एक पॉइंट आ गया, कोऑर्डिनेट्स आ गए हमारे पास, और दूसरा कोऑर्डिनेट क्या आया बच्चों, 3,0, 3,0। तो 0,6 और 3,0 को प्लॉट कर देना है हमें यहाँ से। ओके, तो देखो ये बड़ी आसानी से इसको पहले, सबसे पहले तो हम इसमें x एक्सिस y एक्सिस ड्रॉ कर देते हैं, हम सॉरी x एक्सिस y एक्सिस ड्रॉ कर देते हैं। ये लो, ये रहा, आई थिंक सही है, लगभग सही है, थोड़ा सा हाँ ठीक है। ओके, तो 0,6 कहाँ होगा, देखो ध्यान से देखो तो 0,6 कहाँ होगा, ये रहा 1 पॉइंट, ये है 2, ये है 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये है 0,6, 0,6। और 3,0 कहाँ होगा बच्चों, ये रहा 3,0। तो इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ते हुए एक लाइन को ड्रॉ कर देना है हमें। तो वो पॉइंट, वो लाइन कैसी दिखेगी बेटा, इस तरीके की आपकी, इस तरह की लाइन दिखेगी आपको। ओके, सो फर्स्ट लाइन तो ड्रॉ कर लिया हमने। यस सर। अब सेकेंड भी ऐसे ही ड्रॉ करेंगे, सेकेंड भी ऐसे ही ड्रॉ कर देते हैं। ओके, ये हो गया। अब सेकेंड इक्वेशन क्या है इसमें देखो तो, 4x माइनस 2y माइनस 4 0, 4x माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो इनफैक्ट इसको तुम चाहो तो 2 कॉमन लेके हटा भी सकते हो, लेकिन चलो कोई नहीं, x की वैल्यू 0 रख देते हैं। x की वैल्यू 0 रखेंगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, -2, और y की वैल्यू, हाँ y की वैल्यू 0 रख देंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। सो 0, -2 और 1,0, ये 2 पॉइंट्स मिल गए हमें। तो 0,2 कहाँ होगा बच्चों, 0,-2 कहाँ होगा, ये नीचे की तरफ यहाँ पे, ये रहा 0,-2। और 1,0 कहाँ होगा बेटा, ये रहा 1,0, 1,0। तो इन दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए लाइन को ड्रॉ करना है। तो चलो एक काम करते हैं, कलर चेंज कर देते हैं, कलर को चेंज कर देते हैं, और कलर चेंज करके दूसरी लाइन ड्रॉ करते हैं जो कि इन 2 पॉइंट से पास कर रहे हैं। ये रहा, तो कुछ इस तरीके का बनेगा। नॉट परफेक्ट, लेकिन आप लोगों को आई थिंक समझ में थोड़ा बहुत आ रहा होगा कि किस तरीके से। सर 3 और 2 सॉल्यूशन। हाँ, तो ये ग्राफ पेपर पे जब बनाते हैं ना, तो लगभग चलो ये उतना परफेक्ट भी नहीं बन पाया, बट जो है हमें दिख रहा है कि ये सॉल्यूशन है, ठीक है, ये हमारा सॉल्यूशन है। जहां पर दोनों लाइंस मीट करते हैं, जहां पर दोनों लाइंस मीट करती है, ये लाइन क्या है बेटा, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 2x माइनस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0 को, और ये दूसरी लाइन 4x माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0 को रिप्रेजेंट कर रही है। और दोनों कहां पर मिल रहे हैं, 2, आई थिंक 2,2 पे मिल रहे हैं ना। यस सर। हाँ 2,2 है, ठीक है, 2,2 है, ध्यान से देखोगे ना आपको दिखेगा इसमें, ध्यान से देखो 2,2 पे मीट कर रहे हैं। सो 2,2 इसमें भी x की जगह पे 2 और y की जगह पे 2 रख के देख लो, तो ये 0 हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे। तो ऐसे ही इस इक्वेशन में भी x की जगह 2, y की जगह 2 रखेंगे तो भी ये इक्वेशन सॉरी ये लेफ्ट हैंड साइड जो है 0 हो जाएगा। तो यही सॉल्यूशन है, 2,2 इज द सॉल्यूशन, ठीक है।
तो हमने क्या देखा कि ये कंसिस्टेंट है और इनके लाइंस को अगर हम ड्रॉ करेंगे ग्राफिकली, अगर ग्राफ पेपर के ऊपर ड्रॉ करेंगे तो हम देखेंगे कि ये एक पॉइंट पे कट कर रहा है, और एक पॉइंट पे कट करने का मतलब ये होता है कंसिस्टेंट है। और वो पॉइंट क्या है, वो कोऑर्डिनेट्स क्या है, 2,2 है वो कोऑर्डिनेट्स। देयरफॉर 2,2 इज सॉल्यूशन, दैट इज x की वैल्यू 2 लेंगे, ये एब्सिसा बोलते हैं जिसको, और ये y भी यहाँ पर कोइंसिडेंटली 2 ही है, तो x भी 2 y भी 2 है, ठीक है। यही सॉल्यूशन है इसका। सो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा ये। यस सर। ओके, फोर्थ पार्ट बताओ बेटा क्या होगा, फोर्थ पार्ट। Inconsistent. इनकंसिस्टेंट, सर इनकंसिस्टेंट। यस। a1 देखो 2 है और b1 क्या है 4 है, तो a1 बाई a2 क्या हो जाएगा, a1 बाई a2 हो जाएगा 1/2। b1 बाई b2 भी निकालेंगे तो ये भी 1/2 ही होगा, 1/2। -2, यस। एंड c1 बाई c2 निकालेंगे बेटा तो ये हो जाएगा 2/5। सो a1 बाई a2 इक्वल है, बट b1 बाई b सॉरी a1 बाई a2 b1 बाई b2 के इक्वल है, एंड c1 बाई c2 के इक्वल नहीं है। ये दोनों के दोनों a1 बाई a2 और b1 बाई b2 c1 बाई c2 के इक्वल नहीं है, देयरफॉर इनकंसिस्टेंट। इसको क्या बोलेंगे, इनकंसिस्टेंट, मतलब नो सॉल्यूशन। लाइंस जो होंगे वो पैरेलल लाइंस हो जाएंगे, इस तरीके के पैरेलल लाइंस हो जाएंगे जो आपस में कभी नहीं मिलेंगे, ना तो कोइंसिडेंट होंगे ना ही इंटरसेक्ट करेंगे इस तरीके से। तो आई होप आप लोगों को ये चीज समझ में आया होगा। यस सर। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बेटा, ये वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, तो इसको पढ़ो और उसके हिसाब से वर्ड प्रॉब्लम में क्या होता है कि वर्ड प्रॉब्लम में आपको एक कुछ तो अननोन होता है। कुछ तो अननोन का मतलब कुछ जो मैं बोल रहा हूँ ना, वो यहाँ पर कुछ जो है वो क्या है, लेंथ और ब्रेड्थ है। देखा जाए तो यहाँ पर रेक्टेंगुलर गार्डन की बात चल रही है, तो रेक्टेंगुलर गार्डन में रेक्टेंगुलर गार्डन में मतलब रेक्टेंगल की बात हो रही है, तो रेक्टेंगल में एक तो लेंथ होता है, एक ब्रेड्थ होता है, तो ये जानते ही हो। डायगोनल भी होता है वैसे, है ना, एंगल्स भी होते हैं सारे 90, बट यहाँ काम की जो बातें हैं वो है लेंथ और ब्रेड्थ की बात हो रही है। तो लेंथ जो है वो मतलब लेंथ और ब्रेड्थ में रिलेशन दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर यही दो अननोन है, एक्स और वाई, लेंथ और विड्थ, ठीक है। तो इसको डायमेंशंस भी कहते हैं, लेंथ और विड्थ को हम कलेक्टिवली डायमेंशंस भी कह सकते हैं। वही आपको फाइंड करना है। तो आप जानते होंगे सभी बच्चे, है ना, पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं अच्छे तरीके से, पहले क्वेश्चन को सेंटेंस को पढ़ो, उसमें ये देखो कि क्या आपसे पूछा जा रहा है, मतलब क्या क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है ना, और फिर उस सिचुएशन को एनालाइज करते हुए इक्वेशन में कन्वर्ट कर दो इस पूरे सेंटेंसेस को, इन सारे सेंटेंसेस को मिला करके एक इक्वेशन में या दो इक्वेशंस में कन्वर्ट कर दो और फिर उसको सॉल्व करो। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन whose length is 4 मीटर more than its width। तो पहला क्वेश्चन, पहला इक्वेशन तो ये मिल गया हमें कि लेंथ और विड्थ में रिलेशन दिया हुआ है, तो इसको हम इक्वेशन में, इस पूरे सेंटेंस को, ये जो सेंटेंस का छोटा पार्ट है, तो इसको हम इक्वेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। whose length is 4 मीटर more than its width। तो हम ये कह सकते हैं कि x जो है, सबसे पहले तो इसमें ऐसा लिख दो कि let length is equal to x and width is equal to y। तो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है बेटा, लेंथ जो है वो विड्थ से 4 ज्यादा है। तो विड्थ कौन कम है, कम, इसमें ज्यादा और कम की बात करें तो लेंथ ज्यादा है ना। यस सर। तो लेंथ अगर ज्यादा है तो बराबर करने के लिए, ये जो इक्वल का साइन लिखने के लिए जो कम होगा उसमें ऐड कर देंगे, ठीक है। बराबर करने के लिए लेंथ है x, लेंथ है x और x ज्यादा है, तो बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 4 ऐड करना पड़ेगा, किसमें, जो कम है। कम कौन है, y है ना, विड्थ वो कम है, तो कम में अगर हम 4 ऐड कर देंगे तो अब दोनों चीजें बराबर हो जाएंगी। सो ये इक्वेशन आ गया हमारे पास पहला, कि x इज इक्वल टू वाई प्लस 4, ठीक है। पहला रिलेशन ये आ गया। इनफैक्ट हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, अगर हम y को लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे तो, ठीक है। इसको लिखेंगे ATQ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ATQ का मतलब क्या होता है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये दिया हुआ है रिलेशन, है ना, ये रिलेशन जो दिया हुआ है, whose length is 4 मीटर more than its width, उसको हमने
इक्वेशन में कन्वर्ट कर दिया। यही एक्चुअली इस चैप्टर में हमें करना होता है। इक्वेशन में कन्वर्ट कर देने से सिचुएशन जो है जल्दी सॉल्व हो जाएगा। अब फिर से देखो, इसमें आपसे इसमें यह भी कहा गया है कि हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 36 मीटर। तो हाफ पेरीमीटर का क्या होगा? पेरीमीटर पहले तो बताओ क्या होगा? पेरीमीटर क्या होता है रेक्टेंगल का? 2 into 12 L plus plus हाँ, 2 टाइम्स एक्स प्लस वाई। तो हाफ पेरीमीटर क्या हो जाएगा? हाफ ऑफ पेरीमीटर क्या होगा? इसका हाफ, ये जो 2 टाइम्स एक्स प्लस plus वाई y. का। यस, वेरी गुड, एक्स प्लस वाई। ठीक है, तो है ना, एक्स प्लस वाई की वैल्यू क्या दी हुई है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक्स प्लस वाई कितनी दी हुई है बेटा? 36 दी हुई है। 36। यस, तो ये सेकंड इक्वेशन आ गया। ये फर्स्ट इक्वेशन और ये सेकंड इक्वेशन। तो अब कह रहा है डायमेंशन फाइंड करो। तो ग्राफिकली इसको सॉल्व करना पड़ेगा, लेकिन ग्राफिकली करना थोड़ा चैलेंजिंग हो जाएगा, नहीं? ग्राफिकली सॉल्व करना चैलेंजिंग हो जाएगा। तो कैसे करेंगे इसमें? इसमें सॉल्व करने का एक तरीका और भी है, जो बच्चे जानते भी हो तुम लोग, एलिमिनेशन मेथड कहते हैं। ठीक है, यस सर। एलिमिनेशन में क्या करते हैं कि जैसे एक्स एक्स यहाँ भी है, एक्स यहाँ भी है, वाई यहाँ भी है, वाई यहाँ भी है, दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देंगे। इक्वेशन 1 + 2, इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर दो। तो x - 1 4 है और x + y 36 है। तो दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या होगा कि y वाला टर्म रहेगा ही नहीं, कैंसल आउट हो जाएगा, और x x हो जाएगा 2x, और ऐड किया इधर भी 40 हो जाएगा, तो x की वैल्यू 20 आ जाएगी। तो ये हुआ ना फायदा, हमें ऐड करने का फायदा हमें क्या मिला कि x x की वैल्यू निकल के आ गई। अब इस x की वैल्यू को यहाँ पर रख देंगे अगर हम फर्स्ट इक्वेशन में, तो इक्वेशन 1 में रख देंगे अगर हम x की जगह पे 20, तो 20 - y = 4 हो जाएगा, तो y की वैल्यू 16 हो जाएगी। ठीक है, y की वैल्यू 16 आ जाएगी, तो x 20 आ गया और y जो है वो 16 आ गया। ठीक है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, यही डायमेंशंस हो जाएंगे। हेंस डायमेंशंस आर 20 and 16। हेंस डायमेंशंस आर 20 मीटर एंड 16 मीटर। आया समझ में बेटा सबको? यस सर। यस सर। ग्राफिकली इसको करेंगे तो वो फिर से लेंदी हो जाएगा, मतलब मुझे करना पड़ेगा, सारा ड्रॉ करना पड़ेगा, तो इसीलिए मैंने इसमें कर दिया है, आपको बता दिया है। ग्राफिकली आपको समझ में तो आ ही गया होगा कि ग्राफिकली कैसे सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस को। तो ये इस तरीके से इसका आंसर आ गया। ठीक है, आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हो। 20 16 है ना, तो आप देख सकते हो लेंथ जो है 20 है और ब्रेड्थ 16 है, विड्थ जो है वो 16 है, तो ऑब्वियसली लेंथ 4 ज़्यादा तो हुआ ही ना, 20 16 से 4 मीटर ज़्यादा तो होता ही है। और अगर इसका पेरीमीटर का हाफ करेंगे तो इसका पहले पेरीमीटर निकालो, कितना हो जाएगा? पेरीमीटर हो जाएगा 72, और उसका हाफ करेंगे तो कितना आ जाएगा? 36। पेरीमीटर कैसे निकलेगा? 2 टाइम्स 20 + 16, और फिर हाफ करेंगे तो ऑब्वियसली 36 हो जाएगा। तो आई होप ये समझ में आया होगा। यस सर। यस सर। 6th क्वेश्चन देखते हैं। कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ सकते हो कभी भी, क्योंकि आप लोगों में बैच में बहुत ही कम बच्चे हैं, तो बिल्कुल भी हेजिटेट मत करना पूछने से डाउट। 6th क्वेश्चन पढ़ो और इसको समझने की कोशिश करो। लीनियर इक्वेशन दिया है, राइट अनदर लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल सच दैट ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन। तो इसका एक आंसर नहीं होगा, कई आंसर हो सकते हैं। हाँ सर, बस कंडीशन होनी चाहिए 1/2 वाली। बिल्कुल।
सर बता दूं फॉर मतलब एग्जांपल के लिए ऐसी है बोलो। सर। इंटरसेक्टिंग लाइंस का हो सकता है 4x प्लस 7y इज इक्वल टू 4 इक्वेशन हो सकती है 4x प्लस 7y इज इक्वल टू 4 इक्वल टू 4, वेरी गुड, बिल्कुल सही बात। पैरेलल लाइंस की पैरेलल लाइंस की हो सकती है 4x प्लस 7y इज इक्वल टू 11 नहीं, 4x प्लस 7y, नहीं 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 नहीं, 6y। हाँ 6y सॉरी सॉरी 6y इज इक्वल टू 11 हम्म, एंड कोइंसिडेंट लाइंस का हो सकता है 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 16 यस, वेरी गुड। ठीक है, इस तरीके से एग्जांपल देना था बेटा, तो ये एग्जांपल्स सही एग्जांपल्स हैं, बिल्कुल सही बात है कि आपको इस तरीके से, ये देखो इक्वेशन इस तरीके से बनानी है ताकि जो रेशियो आ जाए इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए, रेशियो जो आ जाए a1/a2 b1/b2 वो इक्वल नहीं होना चाहिए। तो आप अगर ये जैसे ये मान लेते हैं, एक सेकंड के लिए मान लो ये a1 है, ये b1 है और ये c1 है, तो हमें एक इक्वेशन अब इस तरीके इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए, पहले पहले पार्ट के लिए इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए a2 b2 को हमें इस तरीके से लेना है ताकि a1/a2 b1/b2 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो 4 ले लो a2 को और b2 को ले लो 7, तो a1/a2 अब निकालोगे और b1/b2 तो बराबर नहीं होंगे। तो मतलब ऐसा तो कोई कुछ भी लिया जा सकता था, यहाँ पर ऐसा नहीं है। ठीक है, हम यहाँ पर लेकिन हाँ 4x लेंगे तो 6 नहीं ले सकते हैं, यहाँ पर ध्यान रहे इस बात का। या अगर आप 2x लिया हुआ है आपने, तो 6x अगर ले लेते हो दूसरी इक्वेशन की जगह पे, तो आप फिर इसको 9y नहीं ले सकते हो। तो बस इस बात का ध्यान रखना था। तो ये 3 एग्जांपल्स आ गए, बहुत ही आसान है, समझ में आ गया सबको ये कि कोई कंफ्यूजन है किसी को तो पूछ सकते हो, कोई कंफ्यूजन हो तो। नो सर। ओके, किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है तो फिर आगे बढ़ते हैं। नो सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब ये फिर से ग्राफ वाला क्वेश्चन आ गया, देखते हैं बेटा, ग्राफ वाला क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। एक बार तो आप लोग ना एक काम कर सकते हो, ग्राफ पेपर तो सबके पास नहीं होगा, बट स्टिल आप ये कर सकते हो कि ऐसे रफली ड्रॉ कर लो, है ना, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस 1 यूनिट 2 यूनिट 3 यूनिट करके इस तरीके से -1 -2 -3 1 2 3 ऐसे रफली ड्रॉ करके -1, आप रफली ड्रॉ करके ऐसे ट्राई करो तो सभी बच्चे ये क्वेश्चन को, इन क्वेश्चंस को, 7th क्वेश्चन को, सॉरी एक ही है। सभी बच्चे ऑनेस्टली करेंगे, कॉपी पेन पे सॉल्व करेंगे।
सर आ गए वर्टिसेस। ओके, वेरी गुड। तो इस तरीके से हम अगर लाइंस को ड्रॉ करें बच्चों तो देखेंगे, तो ये देखो ये मैंने भी ड्रॉ किया है। तो ये जो आपका लाइन आएगा वो इस तरीके का कुछ आएगा। आई थिंक उतना परफेक्ट तो नहीं आया, बट इसको थोड़ा सा हम इस तरीके से टिल्ट कर सकते हैं। एक मिनट। ओके, ठीक है, चल जाएगा इतना। तो ये जो लाइन है ये है रिप्रेजेंट कर रहा है इसको, x माइनस वाई प्लस वन इज इक्वल टू 0 को। और दूसरा क्या है 0,6। 0,6 कहाँ होगा बेटा? ये रहा 2 3 4 5 6, ये रहा 0,6। और 4,0 कहाँ होगा? 1 2 3 4, ये रहा 4,0। और फिर इससे हम अगर लाइन ड्रॉ करते हैं तो इसके लिए हम कलर चेंज कर देते हैं, और ये रहा लाइन। तो कुछ इस तरीके का आपको ये फिगर दिखेगा। थोड़ा चैलेंजिंग तो है टेक्नोलॉजी में मेरे साथ। ओके, तो ये जो है ये इक्वेशन है बेटा, ये किसके लिए है? अब देख सकते हो ये रिप्रेजेंट कर रहा है इस लाइन को, 3x प्लस 2y। तो मेरे ख्याल से सॉल्यूशन भी दिख ही रहा है हमें। ये सॉल्यूशन जो है इसके पॉइंट्स क्या है? ये क्या है पॉइंट? ये है पॉइंट 2,3 आई थिंक, 1 2 3, यस 2,3 है ये पॉइंट। और हमें क्या बोला गया था इसमें कि x एक्सिस के साथ, है ना, x एक्सिस के साथ मतलब ये दो लाइंस होने चाहिए एंड x एक्सिस होने चाहिए। तो इसके साथ अगर मैं ट्राइंगल की अगर बात करूं ना, तो ट्राइंगल कौन सा है बेटा? ट्राइंगल है ये। अगर आप देखो तो ट्राइंगल है ये जो ट्राइंगल बन रहा है ना, आई होप समझ में आ गया होगा आप लोगों को। यस सर। ये वो Yes, sir. ट्राइंगल है, ये वो ट्राइंगल है जो एक्स एक्सिस और लाइन से मिलके बना हुआ ट्राइंगल है। तो इनके वर्टाइसेस की अगर बात करें तो वर्टाइसेस क्या क्या आ गए वो तो दिख ही रहा है। ये रहा, ये वर्टाइसेस है -1,0 है, ये -1,0। और फिर ये है दूसरा 4,0, और तीसरा क्या है? तीसरा ये है। ऐसे लिख सकते हैं, वर्टाइसेस ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय गिवन लाइंस। गिवन लाइंस से हमारा मतलब है जो दो इक्वेशंस हमें दी गई हैं ये लाइंस को रिप्रेजेंट करती हैं। तो ये दो लाइंस एंड एक्स एक्सिस आर, ये क्या क्या है बेटा? -1,0, 4,0 एंड 2,3। वो ट्राइंगल्स के जो वर्टाइसेस का मतलब है, कोऑर्डिनेट्स की बात चल रही है, तो यही वो कोऑर्डिनेट्स है। एनी कंफ्यूजन? किसी को कोई समझ में दिक्कत No, समझने में? नो सर। ओके, वेरी गुड। अब हम लोग जो इस चैप्टर का कह सकते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है उस पे चलते हैं, और वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है सॉल्विंग algebraic methods, है ना, सॉल्विंग लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स बाय algebraic methods। देखो अलजेब्रिक मेथड्स हैं तो 3 मेथड्स होते हैं। तो कुछ बच्चे ने स्कूल में करा होगा तो उनको पहले से ही पता होगा कि जब भी हम इक्वेशन को सॉल्व करते हैं ना, अब हम लोग उस पे ज्यादातर नहीं आएंगे कि ग्राफ ड्रॉ करना है, ठीक है, या फिर कंसिस्टेंट है कंसिस्टेंट नहीं है, उस पे नहीं होगा। अब बारी आ रही है सॉल्यूशन की, सॉल्व करने की। तो ऑब्वियसली जो कंसिस्टेंट होगा वही हमें कहा जाएगा। और अब हम ग्राफिकली नहीं सॉल्व करेंगे, ग्राफिकली या ज्योमेट्रिकली भी कहा जा सकता है। ग्राफिकली को हम ज्योमेट्रिकली भी कह सकते थे। जब अभी तक जो हमने सॉल्यूशन निकाला था ना वो ग्राफिकल सॉल्यूशन था या ज्योमेट्रिकल सॉल्यूशन था, लेकिन अब हम आ गए हैं
अलजेब्रिक सॉल्यूशंस पे, मतलब अलजेब्रा के मेथड से सॉल्व करेंगे अब हम लोग पेयर ऑफ इक्वेशन को, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को। तो पहला मेथड होता है बेटा, देखो सबसे इंपॉर्टेंट है सब्स्टिट्यूशन मेथड। और कैसे सब्स्टिट्यूशन मेथड काम करता है वो हम समझने की कोशिश करते हैं। बहुत ही आसान है, कुछ बच्चे जानते ही होंगे, ज़्यादातर बच्चे जानते ही होंगे इसको कैसे किया जाता है। तो ये देखो, ये एग्जाम्पल दिया हुआ है इन्होंने, बहुत ही अच्छा सा एग्जाम्पल दिया हुआ है और आपको समझने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा इसको। ये दो इक्वेशंस दिए हुए हैं, पहले इक्वेशन को नाम है इक्वेशन 1 नाम दे दिया गया है, दूसरे को 2, और आपको कहा जा रहा है कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसको सॉल्व करो, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है कि x या y की वैल्यू, क्या बोल रहा हूं मैं, x और y की वैल्यू जो है इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 किसी में से भी निकाल के और दूसरे इक्वेशन में पुट कर दो। मतलब ये कि मान लो आपने x की वैल्यू निकाली है फर्स्ट इक्वेशन से, तो जो भी x की वैल्यू आएगी, जैसे x की वैल्यू यहां से निकालोगे तो x की वैल्यू क्या होगी, 7x हो जाएगा 2 + 15y, तो x की वैल्यू हो जाएगी 2 + 15y डिवाइडेड बाई 7। ठीक है, ये आएगी x की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन से। तो इस x की वैल्यू को सेकेंड इक्वेशन में x की जगह पे रख दो, तो ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल जो है वो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल बन जाएगा, मतलब सिंपल इक्वेशन बन जाएगा, जो आपने ऑलरेडी 8th क्लास में पढ़ा हुआ है कैसे सॉल्व किया जाता है। मतलब ये कि इस तरह का इक्वेशन बन जाएगा बेटा, है ना। और ये इक्वेशन तो आप लोगों ने 8th क्लास में पढ़ा हुआ है, तो हो गया काम खत्म। इसको कैसे सॉल्व किया जाता है इस इक्वेशन को, तो यही है सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, लेकिन ये जरूरी नहीं है फर्स्ट इक्वेशन में से x की वैल्यू निकाल के सेकंड इक्वेशन में पुट करना, है ना। हम चाहें तो फर्स्ट से भी या सेकंड से भी वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे देखो, इसमें x की वैल्यू निकालने के लिए हमें कितना बड़ा काम करना पड़ा था, आपने देखा होगा, सॉरी, ये देखो कितना, पहले तो 7x लिखा, फिर x की वैल्यू आ गई, है ना। थोड़ा सा लेंदी लग रहा है मुझे, लेकिन मेरे ख्याल से सेकेंड इक्वेशन से हम करेंगे तो बहुत आसानी से आ जाएगा। सेकेंड इक्वेशन से अगर हम देखें, सेकेंड इक्वेशन से x की वैल्यू निकाल लेते हैं तो कितना आ जाएगा, 3 - 2y। अब ये वैल्यू डायरेक्टली क्या करनी है, इस वैल्यू को उठा करके फर्स्ट इक्वेशन में, क्योंकि सेकंड से हमने x की वैल्यू निकाली है तो अब हमें फर्स्ट इक्वेशन में यही वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देनी है x की जगह पे। कौन सी वैल्यू, ये वैल्यू, x की जगह पे वैल्यू 3 - 2y रख देंगे, तो 7 × 3 - 2y - 15y इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। तो अब ये फिर से सिंपल इक्वेशन हो गया जो आप लोगों ने 8th क्लास में करा होगा। तो यही पर्पस है कि चीजों को सिंपल करना। मतलब 9th क्लास में हम लोग क्या सीख रहे हैं, सॉरी 10th क्लास में हम क्या सीखते हैं कि इक्वेशन अभी 2 वेरिएबल आ गया, जो कि एक नई चीज है। इक्वेशन इन 2 वेरिएबल 9th क्लास तक कैसे सॉल्व करते हैं वो नहीं जानते हैं बच्चे, हालांकि कुछ बच्चे स्मार्ट बच्चे होते हैं वो कर लेते हैं, लेकिन एनसीईआरटी ने आपको नहीं सिखाया था कैसे सॉल्व करते हैं। तो एनसीईआरटी अब आपको क्या सिखा रहा है कि बेटा ऐसा करो, किसी भी इक्वेशन से x की वैल्यू y के टर्म में निकाल लो, जैसा यहाँ हमने किया है, y के टर्म में, है ना, y के फॉर्म में x की वैल्यू आ जाएगी और उसको फर्स्ट इक्वेशन में x की जगह पे रख दो। तो जो फर्स्ट इक्वेशन है वो एक सिंपल इक्वेशन बन जाएगी वन वेरिएबल का, जो आप लोगों ने 8th क्लास में किया हुआ है। तो हो गया, 10th क्लास का क्वेश्चन 8th क्लास का क्वेश्चन बन गया, अब तो कोई भी कर लेगा इसको। तो वही बात है, यहाँ पर हम वही चीज करने जा रहे हैं। तो यही होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो मेरे ख्याल से ये सबको समझ में आ गया होगा। तो कैसे सॉल्व करते हैं इसको देखते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 2 x की वैल्यू हो जाएगी 3 - 2y। नाउ we will substitute this value in equation 1 in 1। ठीक है, तो क्या हो जाएगा बेटा, 7 × x है तो x की जगह पे x नहीं बल्कि 3 - 2y रखेंगे, बिकॉज x तो 3 - 2y के इक्वल है ना, तो इक्वल को हम इक्वल से सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो यही है सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, तो 7 × 3 = 21 - 7 × 2 = 14y। सॉरी, तो ये आ जाएगा 19/29। क्या आया y की वैल्यू, 19/29। अब यहां से हम क्या करेंगे, नाउ x जो है वो तो 3 - 2y था, ये देखो। तो अब यहां से आप y की जगह पे जो वैल्यू आपने निकाली है वो वैल्यू यहां पर सब्स्टिट्यूट कर दो। तो क्या आएगा बेटा, देखो ध्यान से, 29 एलसीएम आएगा और फिर क्या हो जाएगा बच्चों, ये सॉल्व होकर के
49/29. Therefore x is equal to 49/29 and y is equal to 19/29. यही आपका आंसर है, सॉल्यूशन है, जो कि इस इन इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेगा। इन इक्वेशंस में अगर हम x की जगह पे 49/29 रख दें एंड y की जगह पे 19/29 रख दें तो 2 के बराबर हो जाएगा। और दूसरे इक्वेशन में भी x की जगह पे 49/29 और y की जगह पे 19/29 रख देंगे तो वो 3 के इक्वल हो जाएगा। एनी कंफ्यूजन? समझ में आया सबको ये? यस सर। ओके तो हमने क्या देखा, क्या समझा यहाँ पर कि किसी भी इक्वेशन में से सबसे पहली बात कि फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन में से आपको जो कंफर्टेबल लगे, जो आसान लगे, ठीक है, उन इक्वेशन को पहले पिक कर लो। और उसके बाद पहले तो देखो दोनों इक्वेशन में आपके पास चॉइस है, जो आपको अच्छा लगे, फर्स्ट इक्वेशन अच्छा लग रहा है या सेकंड इक्वेशन अच्छा लग रहा है, कोई भी एक चूज कर लो। एक एक जैसे मान लो आपने इक्वेशन 1 चूज किया, ठीक है। अब उसमें से x या y दोनों में से जो अच्छा लगे, x की वैल्यू या y की वैल्यू दोनों में से कोई एक वैल्यू आप निकाल लो दूसरे के टर्म में। जैसे x की वैल्यू निकालना चाहते हो तो वो y के टर्म में आएगा, या y की वैल्यू x के टर्म में आएगा, वो निकाल लो आप। और फिर उसके बाद जो निकली है वैल्यू x की वैल्यू, उस x की वैल्यू को दूसरे इक्वेशन में x की जगह पे रख दो, या y की वैल्यू निकाली है तो y की वैल्यू दूसरे इक्वेशन में y की जगह पे रख दो और फिर सॉल्व कर लो। सिंपल इक्वेशन बन जाएगा और वैल्यू आ जाएगी आपके पास। तो इस तरीके से करना होता है बेटा। अब देखो एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग, एक्सरसाइज का, एक्सरसाइज 3.3। सारे क्वेश्चंस नहीं करने हैं इसमें, ठीक है, मैं सेलेक्टेड क्वेश्चन कह रहा हूं आपको, वो सॉल्व करो। फर्स्ट कर लेते हैं, फर्स्ट कर दो सभी बच्चे। सर y is equal to 5, x is equal to 9. ओके सर नेक्स्ट भी सॉल्व कर लिया। ओके फर्स्ट पार्ट अगर करना है बेटा तो कैसे करेंगे, तो तुम्हें सबसे पहले जो भी इक्वेशन अच्छा लगे, फर्स्ट इक्वेशन अच्छा लग रहा है या सेकंड, जो भी तुम्हें अच्छा लगे वो पिक कर लो। तो जैसे फर्स्ट इक्वेशन है तो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन तुम x की वैल्यू मान लो निकाल रहे हो, तो y की भी निकाल सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। तो x की वैल्यू 14 माइनस y होगा। पुट दिस इन सेकंड इक्वेशन, पुट दिस इन इक्वेशन 2। तो क्या होगा, सब्सटीट्यूट है ना, सब्सटीट्यूट दिस इन, सब्सटीट्यूट x इज इक्वल टू 14 माइनस वाई इन इक्वेशन 2। तो क्या होगा, x की जगह पे, सेकंड इक्वेशन क्या है, x माइनस वाई 4 है, तो x की जगह पे 14 माइनस वाई रख देंगे और y जैसा है वैसा ही रहेगा। तो इससे आ जाएगा माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 10 और y की वैल्यू आ जाएगी माइनस 10 बाय माइनस 2 और फिर ये 5 आ जाएगा। तो y की वैल्यू 5 आ गया। y की वैल्यू 5 रखेंगे इसमें, ठीक है, इक्वेशन 1 में, यहाँ पर सॉरी, x इज इक्वल टू 14 माइनस वाई है, वी हैव x माइनस x इज इक्वल टू 14 माइनस वाई, तो x की वैल्यू हो जाएगी 14 माइनस 5 मतलब 9, ठीक है, x की वैल्यू 9 एंड y की वैल्यू 5 हो जाएगी। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चंस करने हैं। सो आई होप ये समझ में आप लोगों को आया होगा। यस सर। एक काम करते हैं,
फिफ्थ पार्ट करते हैं इसका, फिफ्थ पार्ट। एक मिनट सर, बस सॉल्व करने के लिए 2 मिनट। हाँ फिफ्थ पार्ट करो तो सभी बच्चे। सर एक्स और वाई दोनों की वैल्यू 0 आ रही है। ओके वेरी गुड। तो आप देख सकते हो बच्चों, इसमें से जो भी वैल्यू आपको अच्छी लगे वो वैल्यू निकाल लो। जैसे फिफ्थ पार्ट में अगर हम देखें तो फ्रॉम इक्वेशन 1 की बात करते हैं, फिफ्थ पार्ट है इसका। फ्रॉम इक्वेशन 1 √2x जो है वो -√3y के इक्वल होगा, और x की वैल्यू हम चाहें तो ये निकाल सकते हैं, ये हो जाएगा √3y अपॉन में √2 माइनस साइन के साथ। अब यही वैल्यू क्या करना है, सब्सटीट्यूट कर देना इक्वेशन 2 में। सब्सटीट्यूट x इज इक्वल टू -√3 टाइम्स y बाई √2 इन इक्वेशन 1, इन सॉरी इक्वेशन 2, क्योंकि इक्वेशन 1 से हमने ये वैल्यू निकाली है तो इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। तो x की जगह पे बेटा ध्यान से देखो, यही वैल्यू आप अगर रखते हो तो ये क्या हो जाएगा ध्यान से देखना, ये हो जाएगा -3y बाई √2 -√8y बाई इज इक्वल टू 0, और फिर ये y कॉमन ले लेंगे तो -3 बाई √2 -√8 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। और फिर इसके बाद जो है y की वैल्यू 0 अपॉन में सॉरी -3 बाई √2 -√8 हो जाएगा। और 0 अपॉन में कुछ भी होता है तो क्या हम लिखते हैं, 0 अपॉन में कोई भी निगेटिव नंबर है तो उसको हम क्या लिखेंगे, 0 के इक्वल लिख देंगे। तो यही आ गया, y की वैल्यू 0 हो जाएगी। और y की वैल्यू 0 इसमें रख दोगे, x इज इक्वल टू -√3 बाई √2 में रख दोगे y में, तो x की वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक है, ये समझ में आया सबको? यस सर। ओके तो ये थोड़ा सा अलग तरीके का क्वेश्चन था, तो ये कई बच्चे इसमें डिस्टर्ब हो गए होंगे कि ये क्या हो गया। तो ध्यान से आप देखो बेटा कि y टाइम्स कोई भी रियल नंबर है 0 के इक्वल है, तो y टाइम्स ये कोई भी, जैसे मान लो ये y टाइम्स कोई भी एक नंबर है ना, ये क्या है, ये एक नंबर है। ये जो लिखा हुआ आपको दिख रहा होगा, ये जो लिखा हुआ आपको दिख रहा है, ये ग्रीन कलर से मैंने जिसको कलर कर दिया है, ये क्या है, एक नंबर है। तो y टाइम्स कोई भी नंबर हो, ठीक है, जैसे 2y अगर 0 के इक्वल है तो y हम क्या बोलते हैं, 0/2। ठीक है, 5 टाइम्स y लिखा होता है 0 के इक्वल, तो हम क्या बोलते हैं, y इज इक्वल टू 0/5। तो वैसे ही y टाइम्स -3/√2 -√80 है तो y की वैल्यू 0 हो जाएगी, और y की वैल्यू 0 इस इक्वेशन में रख देंगे, ये x इज इक्वल टू -√3/√2 इंटू y की जगह पे y 0 रख देंगे तो x भी 0 हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0। आप देख सकते हो यही इसका सॉल्यूशन है फिफ्थ पार्ट का। आई होप समझ में आया होगा ये। यस सर। यस सर। लास्ट क्वेश्चन भी करो, लास्ट पार्ट भी करो इसका, सिक्स्थ पार्ट।
तो आप लोगों को आई थिंक समझ में आया होगा क्या किया है मैंने यहाँ पर बेटा। सबसे पहले तो y वाला जो टर्म है फर्स्ट इक्वेशन में, उसको मैंने राइट साइड में शिफ्ट कर दिया, तो वो माइनस से प्लस हो जाएगा, जो -5y/3 था वो +5/3 हो जाएगा। और उसके बाद क्या किया है कि 2/3 से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दिया है, LHS में भी RHS में। 2/3 से क्यों किया? क्योंकि ये 3/2 है ना, तो 2/3 से करेंगे तो LHS में खाली x बच जाएगा। अगर 3/2 x है तो इसको हम 2/3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो LHS में खाली x बच जाएगा। लेकिन 2/3 से जब LHS में मल्टीप्लाई करेंगे तो RHS में भी दोनों टर्म को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। दो टर्म्स है ना, एक -2 है एक टर्म, और दूसरा टर्म क्या है बेटा 5y/3 है, तो इन दोनों को हमें 2/3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। LHS में भी 2/3 से किया, RHS में भी 2/3 से किया, और उसके बाद मल्टीप्लाई करने के बाद जो x की वैल्यू आएगी वो ये आ जाएगी -4/3 + 10y/9। अब इसको क्या करना है, नाउ substitute this value in equation 2, तो हमें देखो क्या मिलेगा, x/3 है। अच्छा, आप चाहते तो x/3 भी निकाल सकते थे, तो देखो x/3 है मतलब 1/3 टाइम्स x, 1/3 टाइम्स x, x/3 को क्या लिखा जा सकता है बेटा 1/3 टाइम्स x, तो 1/3 तो लिख दिया, और x की वैल्यू क्या है आप देख सकते हो, x की वैल्यू ऊपर आपको दिख रही होगी -4/3 + 10y/9 और +y/2 = 13/6। तो आ गया ये आपका सिंपल इक्वेशन, हो गया ना ये सिंपल इक्वेशन। ऐसे इक्वेशन आप लोगों ने 8th क्लास में पढ़ाए होंगे, अगर किया होगा कैसे करते हैं इसको सॉल्व। अब इसको कैसे करेंगे, तो बहुत आसान है, मल्टीप्लाई कर दो इसको, 1/3 से -4/3 को मल्टीप्लाई कर दो बेटा, क्या आ जाएगा -4/9। -4/9। यस, वेरी गुड। फिर 27, फिर y/2 = 13/6। ठीक, अगले स्टेप में क्या करेंगे इसको, अगले स्टेप में क्या करेंगे, इसको मैं इधर लिख रहा हूँ, ठीक है, यहाँ चलो यही रहने देते हैं, कोई नहीं। ठीक है, अगले स्टेप में क्या करेंगे, इन दोनों टर्म्स में देखो तो y है, तो y वाले टर्म को एक साथ रखा जाता है, और ये 4/9 जो है ये उसको हम राइट हैंड साइड में ले जाएंगे। तो पहले तो इन दोनों को सॉल्व जब करेंगे, ये y वाले टर्म्स को सॉल्व करेंगे तो एलसीएम लिया जाएगा बेटा, एलसीएम कितना हो जाएगा 54, फिर ये हो जाएगा 20y + 27y = 13/6 + 4/9। ठीक, तो ये आ जाएगा आई थिंक 47y/54 = 6 और 9 का एलसीएम होता है 24, क्या होगा, नहीं 36, 6 और 9 का एलसीएम क्या होता है 36 होता है। तो ये हो जाएगा 78 + 16, तो ये आ जाएगा 47y/54 = ये क्या होगा बेटा 94/36। अब आप देखो ध्यान से देखोगे ना तो ये कैंसिल हो रहा है, 47 2 जा होता है ये, और 2 से 18 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 18 जा 36 होता है, और 18 से 3 होगा, तो y/3 की वैल्यू 1 के इक्वल हो गई, तो y/3 1 के इक्वल हो गई। कैंसिल करना तो आपको पता ही है कैसे कैंसिल करते हैं, तो कर लेना आप, ठीक है। 47y/54 को 94/36 लिख के और फिर कैंसिल करोगे ना तो ये y की वैल्यू यहाँ से आपके पास 3 आ जाएगी, ठीक है। हमारे पास ऑलरेडी x की जो वैल्यू थी वो क्या थी, याद हो आपको तो, x की वैल्यू थी -4/3 + 10y/9, ठीक है। ऊपर से देखो ये रही ना -4/3 + 10y/9, तो इसकी जगह पे ही अब y की जगह पे क्या करेंगे बेटा 3 रख देंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा 6/3 मतलब 2, तो x की वैल्यू 2 आ गई एंड y की वैल्यू 3 आ गई, यही आपका आंसर है। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। कैलकुलेशन में कहीं पर आपको दिक्कत है, अगर कैलकुलेशन वाला पार्ट आपको नहीं समझ में आया कि कैसे ये कैंसिल कर दिया है, तो वो आप मुझसे पूछो भी मत, क्योंकि कैलकुलेशन में आपको पता ही है मल्टीप्लाई करना माइनस करना ये सब चीजें तो मैं मेरे ख्याल से मुझसे पूछने का कोई मतलब नहीं है, वो आप खुद से भी कर सकते हो। तो कैलकुलेशन वाला पार्ट नहीं पूछना चाहिए आपको। हाँ, यहाँ से आप देख सकते हो कि यहाँ से मैंने फर्स्ट इक्वेशन से x की वैल्यू जो निकाली है वो 4/3 -4/3 + 10y/9 है, और उसको हमने सेकेंड इक्वेशन में पुट कर दिया है, तो उससे हमारे पास एक सिंपल इक्वेशन बन गई थी, और उसको सॉल्व करके y की वैल्यू आ गई। फिर y की वैल्यू को यहाँ पर रख देंगे इस 10y/9 में, तो x की वैल्यू भी आ जाएगी,
कैलकुलेशन वाले पार्ट में कहीं दिक्कत है तो वो आप खुद से कैलकुलेट कर लेना, वो मुझसे आप मत पूछो कि कैलकुलेशन कैसे ऐड करके ये कैसे आया, तो ये सब मत पूछो, ठीक है। एनी कंफ्यूजन? नो सर। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। सभी बच्चे इसको पेन पेपर पे ट्राई करेंगे। तो पहले तो आपसे कहा जा रहा है कि इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो इन दोनों इक्वेशंस को, और उसके बाद m की वैल्यू फाइंड करो जिसके लिए y की वैल्यू mx प्लस 4 है। तो पहले सॉल्व करते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। सॉल्व करने के लिए तरीका क्या होगा कि ध्यान से आप देख सकते हो 2x प्लस सर m की वैल्यू -1। m की वैल्यू -1 है। ओके ठीक है, अभी देखते हैं। सर y की 5 और x की -2। ओके ठीक है, तो यहाँ से देखो 2x की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, 11 माइनस 3y के इक्वल हो जाएगी। ये इक्वेशन 1 है। तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं, 2। अच्छा, मैंने यहाँ x की वैल्यू नहीं निकाली है, मैंने 2x की वैल्यू ही निकाली है, क्योंकि ये देखो सेकंड इक्वेशन में 2x ही है। तो इक्वेशन लिख सकते हैं हम फ्रॉम इक्वेशन 1 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11। That means 2x is equal to 11 minus 3y. Now substitute this value. Now substitute this value in equation 1. तो इससे क्या होगा कि 2x की जगह पे डायरेक्टली हमने x नहीं निकाला, यहाँ हमने 2x निकाला है, तो 2x ही रख देंगे 11 माइनस 3y, ठीक है, और माइनस 4y इज इक्वल टू -24। फिर ये हो जाएगा -7y इज इक्वल टू -35, बिकॉज ये 11 जब राइट हैंड साइड में जाएगा ना तो माइनस हो जाएगा, और 11 माइनस होगा तो -24 और -11 कितना होता है -35। तो y की वैल्यू हो जाएगी -35 बाय -7, मतलब 5 आ जाएगी। y की वैल्यू आ गई 5, ठीक है। और हमारे पास ऑलरेडी कितना था, 2x की वैल्यू हमारे पास 11 माइनस 3y था, मतलब 11 सॉरी मतलब 2x जो है वो 11 माइनस 3 टाइम्स 5 हो जाएगा। दैट मीन्स 2x की वैल्यू 11 में से 15 माइनस करेंगे तो क्या होगा बेटा, -4। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -2। ये बात सबको समझ में आ गई? यस सर। ओके वेरी गुड। तो x की वैल्यू आ गई -2 एंड y की वैल्यू आ गई 5। तो अब यही बात जो है, यही बात
इसमें पुट कर देनी है इस इक्वेशन में, क्योंकि कहा गया हमें m की वैल्यू फाइंड करो जिसके लिए y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस 3 है। ठीक है, तो नाउ y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस 3 है, वेयर x इज इक्वल टू -2 एंड y इज इक्वल टू 5। तो ये 5 इज इक्वल टू m टाइम्स -2 प्लस 3 हो जाएगा, है कि नहीं। x की वैल्यू तो हमने निकाल ली ना, -2 है, और y की वैल्यू निकाल ली हमने कि 5 है, तो वो यहाँ पर इसमें हम सब्सटीट्यूट कर देंगे तो m की वैल्यू आ जाएगी। तो m की वैल्यू आएगी तो क्या हो जाएगी बेटा, ध्यान से देखना यहाँ पर, 5 - 3 इज इक्वल टू -2m, और फिर ये 2 इज इक्वल टू -2m, तो m की वैल्यू हो जाएगी 2 अपॉन में -2 मतलब -1। तो m की वैल्यू फाइनली क्या निकल के आ गई बच्चों, m की वैल्यू निकल के आ गई -1। तो यही आपका आंसर है, m की वैल्यू यही है। ठीक है, और x और y की वैल्यू की बात करें तो x इज इक्वल टू -2 एंड y इज इक्वल टू 5। तो ये आपका सॉल्यूशन था। तो यहाँ से आप ये भी लिख दो, y इज इक्वल टू 5 एंड x इज इक्वल टू -2। तो ये आपके तीन, क्या तीन नहीं कहना चाहिए, x इज इक्वल टू -2, y इज इक्वल टू 5, ये सॉल्यूशन हो गया, एंड m की वैल्यू -1 हो गई। यस सर। किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो, कोई कंफ्यूजन किसी को? नो सर। ओके, काफी सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, और भी क्वेश्चंस हैं, देखते हैं एक बार। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, 3rd नंबर। ध्यान से पढ़ो सभी बच्चे और करने की कोशिश करो। तो आया आंसर बेटा? सर एक मिनट बस।
ये सर आया, फिर क्या x है? की वैल्यू 39 है और y की वैल्यू 13 है। ओके, डिफरेंस जो है दोनों का 39, डिफरेंस तो 26 आ रहा है माइनस करके, x और y को माइनस करके ये आएगा, बिल्कुल सही है। यस सर। वन नंबर 13 टाइम्स है, ठीक है, वेरी गुड, ये बिल्कुल सही बात है, ये आंसर तो सही लग रहा है वैसे। सर x माइनस वाई इज इक्वल टू 26 और सेकंड इक्वेशन है x माइनस x इज इक्वल टू 3y। देखो, यस सर, मेरी भी यही है। तो दो नंबर्स को हम सबसे पहले क्या करेंगे, लेट टू नंबर्स बी, ये दो नंबर्स जो हैं ये x और y है, x एंड y है, ठीक है, x और y हमने ये अज्यूम कर लिया। तो अब होगा क्या यहाँ पर कि क्वेश्चन में लिखा हुआ है डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26, तो हमें ये पता तो है नहीं कि x ज्यादा है या y ज्यादा है, क्या कहते हो, ठीक है, हमें ये तो पता है नहीं कि x ज्यादा है या y ज्यादा है। तो हम ऐसा कर सकते हैं कि x माइनस वाई को हम, अच्छा इसमें एक काम करते हैं, मान लेते हैं कि x जो है y से ज्यादा है, क्या हम मान लेते हैं बेटा कि x माइनस x जो है वो y से ज्यादा है, अज्यूम कर लेते हैं, ऐसा अज्यूम तो कर ही सकते हैं ना भाई, कोई एक तो ज्यादा होगा ना, कोई एक ज्यादा होगा एक कम होगा, तो x को मान लेते हैं ज्यादा है y से। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखो क्या लिखा हुआ है, डिफरेंस का मतलब क्या होता है पता है, डिफरेंस का मतलब होता है कि जैसे 2 और 3 का डिफरेंस कितना होगा, 2 और 3 का डिफरेंस कितना होगा, 1, 2 और 3 का डिफरेंस कितना है, 1, यस 1 सर। हाँ, और 3 और 2 का डिफरेंस कितना है, ये भी 1 है ठीक है, 3 और 2 का डिफरेंस कितना है, 1 है, और 2 और 3 का डिफरेंस कितना है, ये भी 1 है, ठीक है। तो यहाँ पर ना हम ये कह सकते हैं कि x माइनस वाई को भी हम लिख सकते हैं 26 एंड y माइनस एक्स को भी लिख सकते हैं 26, क्योंकि डिफरेंस का मतलब ये नहीं होता है कि बड़े में से छोटे को माइनस करना, डिफरेंस का मतलब होता है कि जैसे 13 और 5 का डिफरेंस भी 8 है और 5 और 13 में भी डिफरेंस जो है वो 8 ही है, ठीक है। तो बड़े में से छोटे को माइनस करो चाहे छोटे में से बड़े को माइनस करो, इस सेंटेंस का मतलब ही हुआ कि दोनों चीजें पॉसिबल हैं, x माइनस वाई भी 26 है और y माइनस एक्स भी 26 है, लेकिन हमने पहले ही कह दिया है कि x y से ज्यादा है, तो ऑब्वियसली x 3 टाइम्स होगा, क्योंकि 1 नंबर इज 3 टाइम्स बोला गया है, तो भाई x ज्यादा है तो ठीक है, x जो है वो 3y के इक्वल हो जाएगा, या यूं कहें तो x माइनस 3y इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। हमने एक तो बड़ा ले लिया था ना, तो हमने एज्यूम कर लिया कि जो बड़ा वाला नंबर है वो x है, y नहीं है, बड़ा वाला नंबर x है। तो इससे ये पता चलता है कि x जो है वो 3 टाइम्स होगा, सॉरी x जो है वो 3 टाइम्स y होगा, ऑब्वियसली बिकॉज x बड़ा नंबर है, तो बड़ा नंबर है तो छोटे वाले को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो दोनों बराबर होंगे, तो बराबर करने के लिए y को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो x और 3y बराबर हो जाएंगे। यस सर। अब आप देखो तो आपके पास 3 इक्वेशंस हैं, इक्वेशन 1 2 एंड 3। अब आप क्या करो, पहले तो इक्वेशन 1 और 3 को सॉल्व करो, इक्वेशन 1 एंड 3 को सॉल्व करो। तो इक्वेशन 1 और 3 को कैसे सॉल्व करोगे आप, तो देखो क्या है, x माइनस वाई की वैल्यू 26 है, ये इक्वेशन 1 है, और x माइनस 3y जो है ये 0 है, ये इक्वेशन 3 है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 हम क्या कह सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 3 कहते हैं, इनफैक्ट इक्वेशन 3 से हम क्या कह सकते हैं, x इज इक्वल टू क्या है, 3y है। सब्सटीट्यूट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1, सब्सटीट्यूट दिस इन इक्वेशन 1, थर्ड इक्वेशन से x की वैल्यू 3y निकाल लेंगे और इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे x की जगह पे 3y, तो कितना आ जाएगा बेटा, ध्यान से देखना, 2y आ जाएगा 26, तो x की y की वैल्यू हो जाएगी 13, और इस y की वैल्यू 13 को x इज इक्वल टू 3y में रख देंगे तो 39 आ जाएगा, मतलब x की वैल्यू 39 एंड y की वैल्यू 13 आ जाएगा। तो ये तो हमने निकाला ही था, अभी किसी बच्चे ने आंसर बताया ही था कि 39 होगा और 13 होगा, वेरी गुड, कोई इश्यू नहीं है। हाँ, तो ये तो हमने इक्वेशन 1 और 3 को सॉल्व करके निकाला है। अब ऐसे ही क्या करेंगे, इक्वेशन 1 एंड सॉल्विंग इक्वेशन 2 एंड 3, इक्वेशन 2 और 3 को सॉल्व करो।
तो क्या हो जाएगा, देखो इक्वेशन 2 क्या है बेटा, y माइनस एक्स 26, और ये है इक्वेशन 2, और इक्वेशन 3 क्या है, x माइनस 3y इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन 3 है। तो फ्रॉम इक्वेशन 3 हम कह सकते हैं कि x की वैल्यू 3y है, ठीक है। तो अब यहां से हम क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 2 में सब्सटीट्यूट कर देंगे, सब्सटीट्यूटिंग दिस, सब्सटीट्यूट x इज इक्वल टू 3y इन इक्वेशन 2। जो प्रोसेस ऊपर किया है अब नीचे यहाँ भी वही करेंगे। तो क्या होगा कि x की जगह पे जब आप 3y रख दोगे तो कितना आ जाएगा, 26 आ जाएगा, ठीक है। y माइनस 3y कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा, मतलब माइनस 2y कितना हो जाएगा बेटा, 26 हो जाएगा। तो y की वैल्यू कितनी होगी बेटा, -13। समझ में आई बात ये, y की वैल्यू Yes, क्या हो sir. जाएगी, -13, ठीक है। और x कितना है, 3y है, तो कितना हो जाएगा, -13। x कितना हो जाएगा बच्चों, -13। सो आई होप ये आप लोगों को समझ में आया होगा। Yes, sir. तो अब आप x को -39 और y को -13 भी ले सकते हो, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है ना, डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26, ठीक है। तो अगर डिफरेंस निकालेंगे, -13 और 39 के बीच का डिफरेंस निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ऑब्वियसली 26 ही होगा, ठीक है। और वन नंबर जो है वो 3 टाइम्स है दूसरे का, ऑब्वियसली है, ठीक है। तो यहाँ पर ये नहीं कहा गया था डिफरेंस बिटवीन टू पॉजिटिव नंबर्स, ये नहीं बोला गया था, डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स है, तो टू नंबर्स कैन बी नेगेटिव ऑल्सो, ठीक है। तो ये हम कह सकते हैं, यहां से हम कह सकते हैं कि x इज इक्वल टू -39, देन y इज इक्वल टू -13, और x इज इक्वल टू 39, y इज इक्वल टू 13 आर द सॉल्यूशंस, तो दो इसमें सॉल्यूशंस हैं, दो सॉल्यूशंस हैं, मतलब दो कह सकते हैं आंसर पॉसिबल है। ये आंसर भी पॉसिबल है जब दोनों ही नंबर्स माइनस में होंगे, और ये आंसर भी पॉसिबल है जब दोनों नंबर प्लस में होंगे। सो आई होप ये आपको समझ में आया होगा बच्चों। Yes, sir. तो इसमें जो कह सकते हैं एक इंटरेस्टिंग फैक्ट था वो ये था कि डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स का मतलब होता है x माइनस वाई भी ले सकते हो डिफरेंस, और y माइनस एक्स भी ले सकते हो डिफरेंस, बिकॉज डिफरेंस का मतलब है कि दोनों के बीच में गैप कितना है, ठीक है। उसमें बड़ा छोटे के बीच में नहीं, जैसे मैंने बताया ना, बड़ा छोटे के बीच का मतलब है कि 2 और 3 का डिफरेंस भी 1 है, और 3 और 2 का भी डिफरेंस 1 ही होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जल्दी जल्दी। इसी का सेकंड पार्ट है, थर्ड क्वेश्चन का ही सेकंड पार्ट है। इसमें भी आपको यही करना है कि इक्वेशन बनाना है और फिर उसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। पहले तो इक्वेशन बना लो और फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर दो।
सर डन। ओके, लेट एंगल्स बी एक्स एंड वाई, ठीक है, और इसमें हम x को लार्जर मान लेते हैं। वैसे जरूरी नहीं है, आपका मन है तो आप y को भी लार्जर ले सकते हो, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यही दो एंगल्स हैं बेटा जो सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों सप्लीमेंट्री हैं, तो सप्लीमेंट्री एंगल्स का मतलब होता है कि दोनों का सम जो होना चाहिए, 180। यस वेरी गुड, तो x प्लस वाई 180 हो जाएगा। और दोनों का डिफरेंस जो है वो 18 डिग्री है, बिकॉज कह रहा है ना कि जो लार्जर है वो स्मॉलर से 18 डिग्री ज्यादा है, मतलब दोनों के बीच का डिफरेंस जो है वो 18 डिग्री होगा। तो ये सेकंड इक्वेशन आ गया। अब यहां से आप कह सकते हो फ्रॉम इक्वेशन 1 या 2 जो भी आपको अच्छा लगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 x की वैल्यू निकाल लो तो 180 माइनस वाई हो जाएगा, ठीक है। सब्सटीट्यूट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 2, सब्सटीट्यूट x इज इक्वल टू 180 माइनस वाई इन इक्वेशन 2। तो होगा क्या, x की जगह पे जब आप सेकेंड इक्वेशन में ये वैल्यू रख दोगे 180 माइनस वाई रख दोगे बेटा, तो 180 माइनस वाई जो है ये 18 के बराबर हो जाएगा, 18 डिग्री के। तो माइनस 2y जो है ये इक्वल हो जाएगा माइनस 162 डिग्री के। क्यों भाई, क्योंकि ये 18 में से ना 180 माइनस होगा तो 162 हो जाएगा। आप स्टेप स्किप मत करना बेटा, आप लिख देना पूरा। ये क्या लिखोगे आप, 18 डिग्री माइनस 180 डिग्री, और फिर आपका जो आंसर आएगा वो होगा माइनस 162 डिग्री, और फिर y की वैल्यू हो जाएगी माइनस 162 डिग्री बाई 2, दैट सर इज 81। यस। तो 81 डिग्री आ गया y की वैल्यू। हमारे पास x कितना है, 180 डिग्री माइनस वाई है, मतलब 180 डिग्री माइनस 81 डिग्री है, तो ये क्या हो जाएगा 99 डिग्री, ठीक है। यस सर। हाँ तो क्या कह सकते हैं, एंगल्स आर, एंगल्स जो होंगे वो क्या है, एंगल्स आर 99 डिग्री एंड 81 डिग्री। तो यही वो दो एंगल्स हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स जिनके बीच का डिफरेंस 18 डिग्री है। आई होप समझ में आया होगा सबको ये। यस सर। ओके, लास्ट क्वेश्चन करते हैं आज का। ये है देखो, द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाइज 7 bats and 6 balls for rupees 3800. Later she buys 3 bats and 5 balls for rupees 1750. तो कह रहा है कॉस्ट ईच बैट का निकालो और ईच बॉल का निकालो कॉस्ट। यही इक्वेशंस बनेंगे। यस सर। ओके, ये समझ में आ गया होगा। 7 बैट्स का कॉस्ट कितना हो जाएगा 7x, 6 बॉल्स का कॉस्ट हो जाएगा 6y, और फिर दोनों को ऐड कर देंगे तो 3800 हो जाएगा। अब इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है। सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करना थोड़ा चैलेंजिंग है इसको, है ना, सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करने में थोड़ा सा चैलेंज लग रहा है मुझे। तो इक्वेशन यस 1, सर, टाइम लेगा। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 देखें बेटा तो क्या हो जाएगा, एक काम कर सकते हैं हम, फ्रॉम इक्वेशन 1 7x इज इक्वल टू 3800 माइनस 6y हो जाएगा, और x की वैल्यू जो है वो 3800 डिवाइडेड बाई 7 माइनस 6y बाई 7 हो जाएगा। नाउ सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू, नाउ सब्स्टिट्यूट this value in equation 1, this value in इक्वेशन 2, आई एम सॉरी, इक्वेशन 2 में वैल्यू पुट कर देंगे। तो x की जगह पे देखो, ये जो x है ना 3 टाइम्स x, तो x की जगह पे ये वैल्यू रख देना है। तो ये आ जाएगा बेटा, देखो ध्यान से कैलकुलेशन करना पड़ेगा आप लोगों को आगे। तो देखो कैलकुलेशन करोगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा इस तरीके का कुछ वैल्यू।
ठीक है, और फिर इन दोनों टर्म्स को y वाले टर्म को एक साइड में ही रखना है, तो एलसीएम लेंगे तो 7 आ जाएगा, 5y बाई 1 है, तो माइनस 18y प्लस 35y इज इक्वल टू 750 माइनस 11400 बाई 7 हो जाएगा। और इसको आप फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो ये आ जाएगा 17y बाई 7 और इक्वल टू, एक मिनट इसमें ध्यान से देखो तो क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा। फिर ये 7 से 7 डिनोमिनेटर में जो है वो कैंसिल कर देते हैं और फिर 17y की वैल्यू आ जाएगी, इसको माइनस करो तो बच्चों 0, 5, 12 में से 4 माइनस कर दे 8 और ये 1 आ जाएगा, 1 में से 1 करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो y की वैल्यू हो गई 50। वेरी गुड, देखो इतना सारा कुछ करने के बाद सिंप्लीफाई होकर के बहुत अच्छी सी वैल्यू आ गई, y की वैल्यू 50 और x की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी 3800 बाई 7 माइनस 6y बाई 5 है, सॉरी 6y बाई 7 है। तो इसी में क्या करेंगे, y की जगह पे 50 रख देंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास 7, 3800 माइनस 300, तो ये आ जाएगा 3500 अपॉन में 7, तो ये कितना आ जाएगा बेटा 500। ठीक है, तो यही आंसर आ गया, x और y की वैल्यू आ गई, तो यही करना था हमें। ठीक है, तो x और y की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू 500 मतलब कॉस्ट ऑफ वन बैट इज इक्वल टू 500 रुपीज 500 एंड कॉस्ट ऑफ 1 बॉल इज इक्वल टू रुपीज 50। तो यही आंसर होगा, यही हमें फाइंड आउट करना था। कैलकुलेशन वाला पार्ट आप लोगों को हो सकता है नहीं समझ में आ रहा होगा कि क्या कर दिया, लेकिन कैलकुलेशन वाला पार्ट आप लोग खुद से कर सकते हो। एक्स की वैल्यू हम निकाल लेंगे, ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन ये बन गई। अब इसमें से फर्स्ट इक्वेशन से हमने एक्स की वैल्यू निकाल ली है वाई के टर्म में देख सकते हो, और ये वैल्यू यहाँ पर निकाल के यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर दिया एक्स की जगह पे, फिर कैलकुलेशन किया हुआ है। कैलकुलेशन से मेरा मतलब है मल्टीप्लीकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ये सारा कुछ किया हुआ है ना। कैंसिल करने के बाद जो फाइनल वैल्यू आएगी वो y की वैल्यू 50 आ जाएगी। अब इस y की वैल्यू 50 को फिर से यहाँ पर इसमें रख देंगे, इस इक्वेशन में रख देंगे, तो x की वैल्यू आ जाएगी जो कि सिंप्लीफाई करने के बाद, कैंसिल करने के बाद, डिवाइड वगैरह मल्टीप्लाई करने के बाद x की वैल्यू 500 आ जाएगी। और हमने कॉस्ट ऑफ 1 बैट लिया हुआ था x, कॉस्ट ऑफ 1 बॉल लिया हुआ था y, तो कॉस्ट ऑफ 1 बैट आ जाएगा 500 रुपीज एंड बॉल का कॉस्ट 50 रुपीज आ जाएगा। यही आंसर है। सो नहीं समझ में आया तो एक बार रिकॉर्डेड वीडियो देख लेना बेटा, अगली क्लास में सर आ गया। ओके, हाँ, जिनको नहीं आया तो वो अगली क्लास में सॉरी रिकॉर्डेड वीडियो देख लेना। अगली क्लास में अभी 3 क्वेश्चन और बचे हैं, वो हम लोग डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के, इस एक्सरसाइज का। ठीक है बच्चों? यस सर। ओके, यस सर। अगली क्लास में मिलते हैं। यस सर। गुड नाइट सर। बाय ओके सर। सर।